बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी प्रारंभ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू की ओर। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर डिस्कस किया गया डिटेल एनालिसिस के साथ, और आज के इस क्लास में हम लोग उसी चैप्टर से कुल 60 सवालों को देखेंगे। तो फटाफट से बढ़ेंगे सवालों की ओर। आइए शुरुआत करेंगे कि क्लास की ओर। लेकिन क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमसे जुड़ने के लिए आपको तमाम लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां से आप रिक्वेस्ट भेज करके हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। आइए बढ़ेंगे सवालों की ओर। पहला सवाल देखते हैं, भारत के पहले आम चुनाव में अपनाई गई मतदान प्रणाली कौन सी थी? जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 के अंदर, तो उसमें जो मतदान पद्धति अपनाई गई थी वो कौन सी पद्धति थी? पहला ऑप्शन कहता है प्रत्यक्ष बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जितने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इंग्लिश में भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम। चौथा है वरीयता मतदान प्रणाली, प्रेफरेंशियल वोटिंग। और पांचवा विकल्प भी आप लोगों के सामने रहेगा। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प होगा पहला प्रत्यक्ष बहुमत प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इस टर्म को कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मतदान की पद्धति थी उसको सरल रखा गया था, ताकि जितने भी मतदाता हैं वो अपने मतों का सही से इस्तेमाल कर सके, सही से उसका प्रयोग कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे हमारे भारत की जो साक्षरता दर थी वो बहुत ही कम थी, केवल 15% लोग साक्षर थे। और उस टाइम पे चुनाव कराना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 1952 के पहले आम चुनाव में भारत ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए FPTP, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया, जहां जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलते हैं वह विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? हमारे भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसका आधार क्या था? पहला विकल्प कहता है कैबिनेट मिशन योजना। सेकंड है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव थर्ड विकल्प है। और चौथा है सिमोन कमीशन की सिफारिशें। और पांचवा विकल्प भी आपके सामने रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट मिशन की जब बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन योजना भारत में प्रस्तावित किया गया था। तो इसी के आधार पर भारत की स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 1952 से 1967 तक भारतीय राजनीति को किस प्रमुख प्रवृत्ति के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? पहला है कांग्रेस वर्चस्व, कांग्रेस डोमिनेंस। सेकंड है गठबंधन सरकारों का दौर। थर्ड है क्षेत्रीय दलों का उदय। और फोर्थ है समाजवादी और वामपंथी दलों का प्रभुत्व। और फिफ्थ विकल्प भी आपके सामने रहने वाला है। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस वर्चस्व। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि उस दौर में कांग्रेस की संप्रभुता की सरकार थी। जो पहला इलेक्शन हुआ था उसके अंदर 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी। सेकेंड इलेक्शन में 371 सीटें मिली थी। थर्ड इलेक्शन जो हुआ था उसमें कितनी सीटें मिली थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए धारा 356 आर्टिकल 356 का उपयोग कब और किस राज्य में किया गया था? पहला विकल्प कहता है 1959 केरल, 1967 पंजाब, 1957 पश्चिम बंगाल, 1965 तमिलनाडु। और पांचवा विकल्प भी है। तो यहाँ पर देखिए धारा 356 का सबसे पहला उपयोग केरल के अंदर किया गया था 1959 ईस्वी में। भारत में धारा 356 का पहला उपयोग 1959 में नेहरू सरकार के द्वारा केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चुनावों की शुचिता से संबंधित सबसे पहली चुनौती थी? पहला विकल्प कहता है 1952 के आम चुनावों में बूथ कैप्चरिंग, 1957 में पहली बार ईवीएम का उपयोग,
1967 में दल बदल की शुरुआत आया राम गया राम फेनोमेनन इसको कहा जाता है। 1971 में गैर बराबरी वाला प्रचार अनफेयर इलेक्शन कैंपेन, और पांचवा विकल्प भी है। तो इसके भारतीय चुनावों की शुचिता से संबंधित जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी दल बदल की शुरुआत। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के विधायक गयालाल के दल बदल से आया राम गया राम की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे चुनावी नैतिकता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। अगला सवाल लेंगे 1967 के आम चुनावों के परिणाम स्वरूप किस भारतीय राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, या फिर पांचवा विकल्प आपके सामने है। तो देखिए 1967 के आम चुनावों के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे भारत के राज्य हुए जहां पे गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। उनमें से कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं। अगला सवाल लेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दलों की बहुदलीय व्यवस्था किस प्रकार विकसित हुई? पहला है संविधान सभा की सिफारिशों के आधार पर, दूसरा है जनता पार्टी गठबंधन की वजह से, तीसरा है कांग्रेस प्रणाली के पतन और क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, या फिर पांचवा विकल्प। तो स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दलों की बहुदलीय व्यवस्था है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम के डेवलप होने के पीछे कौन कौन से कारण थे? तो यहाँ पर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट था कांग्रेस प्रणाली का पतन और क्षेत्रीय दलों का उदय। उस दौरान क्या हो रहा था कि धीरे धीरे कांग्रेस प्रणाली का पतन होना शुरू हो गया था और क्षेत्रीय दल उभरने शुरू हो गए थे, है ना। 1967 के बाद कांग्रेस की जो प्रणाली थी वो कमजोर पड़ी और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे बहुदलीय राजनीति उभरी और उसके बाद से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1951-52 के पहले आम चुनावों में भारतीय मतदाताओं की औसत साक्षरता दर कितनी थी? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया और क्लासेस में भी डिस्कस इस पॉइंट को किया जा चुका है कि उस टाइम पे भारत की साक्षरता दर मात्र 15% थी। भारतीय चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? 42वां, 61वां, 73वां, 324वां, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 324वां अनुच्छेद। 324वां अनुच्छेद जो है वो चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी का प्रयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया था? एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे कि भारत में जो पहला वोटर आईडी का प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? 1989, 1993, 1999, 2004। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, 1993। 1993 के आम चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया और एपी कार्ड सभी मतदाताओं को जारी किए गए। अगला सवाल है भारत में किस राज्य ने 1967 के चुनावों में पहली बार कांग्रेस विरोधी सरकार का नेतृत्व किया? केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, या फिर पांचवा विकल्प। तो इसमें देखिए पांचवा विकल्प ही सही होगा, क्योंकि इस दौरान तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हुए, उड़ीसा भी उसमें शामिल था जहां पे कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी। ठीक है, जिसमें तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी, पंजाब में अकाली दल और पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकारें शामिल थीं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में विपक्षी दलों का औपचारिक संगठन पहली बार कब उभरा? 1952 में, 57 में, 1967 में, 1977 में। स्वतंत्र भारत में विपक्षी दलों का औपचारिक संगठन पहली बार उभरा था 1967 में ही। ठीक है, 1967 के चुनावों में कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए पहली बार विभिन्न विपक्षी दल एकजुट हुए और गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई। इसे संयुक्त मोर्चा की शुरुआत माना जाता है। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो अभी मैंने शुरुआत में ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जब पहला आम चुनाव हुआ था हमारे देश का, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला सवाल हमारा है भारत में 1967 से 1971 के बीच कई राज्यों में अस्थिर सरकारों का मुख्य कारण क्या था?
अस्थिर सरकारें बननी शुरू हो गई थी, यानी कि सरकारें ज़्यादा टाइम पे टिक नहीं रही थी, दल बदल के प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये एक सबसे बड़ी वजह थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए पहला ही विकल्प है दल बदल की प्रवृत्ति, राष्ट्रपति शासन, क्षेत्रीय दलों की अधिकता, चुनाव आयोग की निष्क्रियता। ये उतने महत्वपूर्ण विकल्प नहीं, मुख्य कारण जो था वो था दल बदल की समस्या। 1967 के बाद आयाराम गयाराम की राजनीति के कारण राज्यों में सरकारें बार बार गिरने लगी। क्या होगा कि नेता जो है वो अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी में जाने लग गए। ठीक है, अगर उनकी कुछ मांगे जो उनके हितों के लिए ज़्यादा जरूरी थी वो नहीं मांगी जाती थी, तो वो क्या करते थे, पार्टी ही बदल लेते थे। हरियाणा में पहली बार दल बदल की यह प्रवृत्ति देखी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आयाराम गयाराम शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए सांसदों की दल बदल नीति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। और इसके लिए क्या है कि 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक हुए जिनका नाम था गयालाल। इन्होंने क्या किया कि एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली, एक ही दिन में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली, जिसके कारण यह वाक्य क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अगला सवाल है, भारत में दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? अब जब यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे नेता होने लगे जो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टियां चेंज करने लगे, ठीक है, दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई, एक नेता को देख करके फिर दूसरे नेता, उनको देख करके बहुत सारे नेता ऐसा करने लगे, तो यह जरूरी हो गया कि भारत में दल बदल को रोकने के लिए एक ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे कि यह प्रथा रुके। तो उसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन हुआ था? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 52वां संशोधन 1985। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, यह लागू किया गया, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेंगे, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी? ठीक है, केंद्र में कब बनी ये बताना है। 1967, 1977, 1989 या फिर 1996? तो आपको पता होगा कि 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। 1977 के आम चुनावों में आपातकाल के विरोध में जनता पार्टी ने चुनाव जीता और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे भी सवाल घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? राम मनोहर लोहिया, रजनी कोठारी, ग्रानविले ऑस्टिन, जॉन रॉल्स या फिर पांचवा विकल्प? तो इसका सही विकल्प है राजनी कोठारी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक विश्लेषक राजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली शब्द का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस भारत में एक प्रभावी वर्चस्ववादी पार्टी, डोमिनेंट पार्टी इसको इंग्लिश में कहेंगे, थी, लेकिन उसमें बहुदलीय तत्व भी मौजूद थे। अगला सवाल है, 1951-52 के पहले आम चुनावों में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहला विकल्प कहता है महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र, दूसरा विकल्प कह रहा है कि महिलाओं की पहचान पति की पत्नी के रूप में दर्ज होना, तीसरा है महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, चौथा है महिलाओं के नाम मतदान सूची में नहीं थे। तो इसमें देखिए सबसे सटीक विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। महिलाओं के जो पहचान पत्र बने थे, 40 लाख ऐसे मतदान पहचान पत्र बने थे, जिसमें महिलाओं के नाम के जगह पे फलां की पत्नी, फलां की बीवी, फलां की बेटी, इस तरह से वो दर्ज था। ठीक है, तो उनका अपना नाम वहाँ पे दर्ज ही नहीं था एपिक कार्ड पे। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये सबसे बड़ी समस्या बन करके निकली। फिर उसको चुनाव आयोग के द्वारा उसको प्यूरिफाई किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महिलाओं की पहचान पति की पत्नी के रूप में दर्ज होना। 1951-52 के पहले चुनाव में कई महिलाओं ने अपने नाम दर्ज नहीं कराए, बल्कि खुद को फलां की पत्नी, फलां की बेटी इसके रूप में नामांकित किया था। इसे बाद में सुधारा गया था। अगला शब्द है कि अगला सवाल है, सिंडिकेट शब्द भारतीय राजनीति में किस संदर्भ में प्रसिद्ध हुआ? सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के गुट के लिए
चुनाव आयोग में गठित एक विशेष समिति के लिए, संघ परिवार के भीतर एक समूह के लिए। तो देखिए सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के गुट के लिए प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह शुरू हो गई, इंदिरा गांधी और बाकी के नेताओं के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग नेता थे, उनका एक अलग गुट बन गया जिनको सिंडिकेट कहा जाता था। कांग्रेस में 1967-69 के दौरान वरिष्ठ नेताओं का एक गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस गुट का नेतृत्व के कामराज, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी आदि कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने इस गुट को चुनौती देकर 1969 में कांग्रेस को विभाजित कर दिया था। अगला सवाल लेंगे, भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में चुनाव आयोग को सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती क्या थी? मतदान केंद्रों की अपर्याप्त संख्या, बड़े पैमाने पर मतदान सूची तैयार करना, चुनाव में संचार व्यवस्था की कमी, साक्षरता दर का अत्यंत निम्न स्तर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कई चुनौतियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती साक्षरता दर का अत्यंत निम्न स्तर, ठीक है, और उसके बाद बड़े पैमाने पर मतदाता सूची तैयार करना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहाँ पर हम उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल लेंगे, भारतीय संविधान के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये सवाल रिपीट हो गया है, क्योंकि इसी सवाल को घुमा करके दूसरे तरीके से पूछा गया था और यहाँ पर उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर अनुच्छेद 324 हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। अनुच्छेद 324 भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए चुनाव आयोग को शक्तियां प्रदान करता है। चुनाव आयोग को यह सत्ता दिया गया है। अगला सवाल है, 1967 के चुनावों के बाद केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या था? पहला है कांग्रेस पार्टी की सीटों में गिरावट, दूसरा है गठबंधन सरकारों की विफलता, तीसरा है दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति, चौथा राष्ट्रपति शासन का बार बार उपयोग, और पांचवा विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा विकल्प ही सही होगा। उपरोक्त में से कई ऐसे विकल्प हैं जो इस संदर्भ में सही हैं, जैसे कि दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति, राष्ट्रपति शासन का बार बार उपयोग करना, ये भी राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण था, और कांग्रेस पार्टी की सीटों में गिरावट भी धीरे धीरे हो रही थी, तो यह भी एक बड़ी वजह थी। भारतीय लोकतंत्र के शुरुआती वर्षों में विरोधी दल अपोजिशन क्यों कमजोर थे? पहला विकल्प कहता है कि कांग्रेस का व्यापक जनाधार, ये भी सही है। संगठित विपक्षी दलों का अभाव, ये भी सही है। संसाधनों और संगठनात्मक क्षमता की कमी, और कांग्रेस का सत्ता में एकाधिकार। तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है, क्योंकि 1950 से 60 के दशक में कांग्रेस का व्यापक जनाधार था। कांग्रेस पार्टी ही सबसे पुरानी पार्टी थी और कोई प्रमुख पार्टी उस टाइम पे थी नहीं। जितनी भी पार्टियां धीरे धीरे बन रही थी वो कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर के बन रही थी। संगठित विपक्षी दलों की भारी कमी थी, संसाधनों की कमी भी थी, और सत्ता में कांग्रेस की पकड़ के कारण विरोधी दल बहुत कमजोर थे। 1951-52 के आम चुनावों में महिलाओं से जुड़ी सबसे असामान्य चुनौती कौन सी थी? मतदान केंद्रों पर महिलाओं की कम संख्या, कई महिलाओं का अपने पति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना, महिलाओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी ना होना, महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र का ना होना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यह भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कई महिलाओं का अपने पति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना, ये वहाँ पे एक असामान्य समस्या थी। पहले आम चुनाव में कई महिलाओं ने अपना नाम नहीं लिखवाया और खुद को फलां की पत्नी के रूप में पंजीकृत करवाया, जिसको जो है बाद में सुधार करवाया गया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने गठबंधन सरकार का अनुभव किया? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, या फिर पांचवा विकल्प? तो देखिए सबसे पहला अगर कोई राज्य था जिसने गठबंधन सरकार का अनुभव किया तो वो था केरल, ठीक है। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इसे 1959 में धारा 356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया। यह भारत की पहली गठबंधन आधारित सरकारों में से एक थी। अगला सवाल है, भारतीय आम चुनावों में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रयोग कब शुरू हुआ? अभी हम लोग देखते हैं ना कि बटन दबा करके वोट देते हैं, जिसको हम लोग ईवीएम मशीन कहते हैं। तो इस मशीन का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था?
1982 में, 1989 में, 1999 में या फिर 2004 में? तो इसका देखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए 1982 में। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 2004 के आम चुनावों में अपनाया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अगर सवाल चेंज कर दें कि पहली बार ईवीएम का उपयोग पूरे भारतवर्ष में किस आम चुनाव में किया गया था, तो 2004 के आम चुनाव में किया गया था। अगला सवाल है 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले धड़े का नाम क्या था? धड़े को किस नाम से जाना जाता था? जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1969 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनके बीच मतभेद हो गए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के दो भाग कर दिए। तो इंदिरा गांधी वाले जो धड़े थे उनका नाम क्या रखा गया था? कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस राष्ट्रवादी या फिर पांचवा विकल्प? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस आर। ठीक है, कांग्रेस आर रखा गया। 1969 में कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया। एक गुट कांग्रेस ओ, जिसको संगठित कांग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस ओ फॉर ओल्ड हो गया। ठीक है, कांग्रेस ओल्ड, संगठित कांग्रेस भी इसको कहा जाता था, जिसका नेतृत्व सिंडिकेट के नेताओं ने किया था। जबकि दूसरा गुट जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर कहलाया। ठीक है, कांग्रेस आर कहलाया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब में। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 जुलाई 1951 में पंजाब में लगाया गया था। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से लिख करके रखते जाइएगा। भारत में चुनावों की निगरानी इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए वीवीपैट, जिसको वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका उपयोग पहली बार कब किया गया था? वीवीपैट मशीन हाल फिलहाल के चुनावों में आप लोगों ने देखा कि जब ईवीएम पे बटन दबाया जाता है तो वीवीपैट पे वही जो है पर्ची आती है जिसको आपने वोट दिया है। ठीक है, उन्हीं की तस्वीर, उन्हीं का आम चुनाव चिन्ह जो है वो दिखता है वीवीपैट में। इससे यह प्रूफ होता है कि मैंने जो वोट दबाया है, जिसको वोट मैंने दिया है, वही व्यक्ति को वोट दिया है, पड़ा है। तो इसका उपयोग इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार कब किया गया था? 2009, 2013, 2017, 19। तो देखिए सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 2013 में। भारत में वीवीपैट का पहला उपयोग 2013 में नागालैंड की एक विधानसभा सीट नाक्सेन के उपचुनाव में किया गया था। 2019 के आम चुनावों में से पूरी तरह अपनाया गया। ठीक है, तो 2013 में इसका पहला प्रयोग किया गया। नागालैंड में नाक्सेन विधानसभा क्षेत्र के एक उपचुनाव में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया था। फिर क्या हुआ कि जब इसको देखा गया कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फिर इसको आगे भी जारी रखा गया और 2019 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें पूरे देश भर में इसको अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल की पहली बार डिजिटल रिकॉर्डिंग किस वर्ष शुरू की गई थी? 1989, 1999, 2004, 2014? तो देखिए मतदाता सूची की पहली बार डिजिटल रिकॉर्डिंग 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1999 में चुनाव आयोग ने क्या किया कि मतदाता सूची को डिजिटलीकरण कर दिया। ठीक है, जिससे वोटर लिस्ट की सत्यता और पारदर्शिता बढ़ी। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने किस नारे को चुनाव प्रचार का केंद्र बनाया था? आप लोगों को याद होगा, गरीबी हटाओ, पहला विकल्प ही सही है ना। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिससे उन्हें भारी जन समर्थन मिला और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी कब लगाया गया? 1948, 1962, 1975, 1991? इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। 1962 में क्यों लगाया गया? भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन के साथ युद्ध के कारण लगाया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। बाद में 1971 में और 1975 में भी आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था।
तो देखिए राजकुमारी अमृत कौर, इनके नाम में ही राजकुमारी लगा हुआ है, तो यह विकल्प सही है। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। वो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही थी, यह भी सही विकल्प है। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ही थी। वो संविधान सभा की सदस्य थी, ये भी सही है। वो गांधीवादी विचारधारा की अनुयायी थी, ये भी सही है। यानी कि चारों विकल्प जो है वो सही हैं। तो हमारा पांचवा विकल्प हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल लेंगे, भारत में पहली बार मतदान पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कब जारी किए गए? तो ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1993 में भारत में मतदान पहचान पत्र, जिसको हम लोग एपिक कहते हैं, एपिक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे तो इसको ध्यान में रखिएगा। ई फॉर इलेक्टर्स, पी फॉर फोटो, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कार्ड, यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है। ये पहली बार 1993 में जारी किए गए और बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की मांग कौन सी पार्टी ने की थी? कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की मांग रखी थी? भारतीय जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पांचवा विकल्प। तो पहला विकल्प हमारा सही है, भारतीय जनसंघ पार्टी वह पार्टी थी। अगला सवाल है, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया? 1950, 89, 93, 2009। तो देखिए निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया 1993 में। ठीक है, 1993 का वर्ष चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सबसे पहले इसी ईयर एपिक कार्ड जारी किए गए। इसी साल जो है चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अतिरिक्त आयुक्त जोड़े गए। अगला सवाल है, भारत के किस चुनाव में पहली बार राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिजेक्ट होगा। राइट टू रिजेक्ट का विकल्प मतदाताओं को दिया गया। इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा ईवीएम में एक विकल्प होता है नोटा का, ठीक है, नन ऑफ द एबव, यानी कि ये जो नोटा का बटन है ये मतदाता को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में जो भी नेता खड़े हुए हैं, तो वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको यह अधिकार है कि वो उपरोक्त में से किसी को ना चुन करके नोटा बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो यह जो विकल्प है मतदाताओं को कब दिया गया था? ये दिया गया था 2009 में। ठीक है, 2009 में भारत में पहली बार राइट टू रिजेक्ट का प्रयोग छत्तीसगढ़ के स्थानीय चुनाव में किया गया था। इसके तहत नोटा का विकल्प ईवीएम में दिया गया और फिर इसे 2014 के आम चुनाव में पूरे देश में लागू किया गया था। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ए.के. गोपालन, आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। अगला सवाल लेंगे, भारतीय चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अब ये सवाल एक बार फिर से घूम फिर के आ गया है, अनुच्छेद 324। अगला सवाल लेंगे, 1951-52 के पहले आम चुनावों में कितने प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने मतदान किया? 39%, लगभग 45%, 50%, 61% या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप लोगों ने देखा था कि हमने पिछले डिटेल क्लास में डिस्कस किया था कि जो पहला आम चुनाव हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े विश्लेषक थे, बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल के एडिटर्स थे, उन सभी ने यह मान लिया था कि भारत में जो चुनाव का प्रयोग है वो फेल होने जा रहा है। बट क्या हुआ था कि चुनाव में इसके परिणाम इसके जस्ट अपोजिट आए थे। भारत के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और आधे से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था, यानी कि 50% लगभग वहाँ पर इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यही हमारा सही विकल्प होगा। भारत के पहले आम चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 50% था, जो एक नवोदित लोकतंत्र के लिए उल्लेखनीय था।
अगला सवाल है भारतीय राजनीति में सिंडिकेट शब्द किसके संदर्भ में प्रसिद्ध हुआ? तो ये भी सवाल एक बार फिर से रिपीट हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक गुट के लिए सिंडिकेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल लेंगे, भारतीय आम चुनावों में चुनावी खर्च की सीमा को नियंत्रित करने का पहला प्रयास कब किया गया? 1951, 69, 75, 91। तो देखिए, भारत के आम चुनावों में धीरे धीरे क्या हुआ कि चुनावी खर्चों में असीमित बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, तो इसके लिए 1969 में एक कानून बनाया गया। चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए पहली बार 1969 ईस्वी में एक कानून बनाया गया ताकि राजनीतिक दलों द्वारा धनबल का दुरुपयोग रोका जा सके। 1967 में कांग्रेसी सरकारों का गठन किन प्रमुख राज्यों में हुआ था? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम, गुजरात, ओडिशा। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये तीनों ऐसे समूह थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी राज्यों का गठन हुआ था। और उस टाइम पे 1967 में लगभग 7 राज्य ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय चुनावों में 50% एक का नियम किस संदर्भ में लागू होता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 50% एक का नियम किस संदर्भ में लागू होता है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में यह नियम लागू होता है। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? तो केरल में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी 1957 में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, भारत में पहली बार किस चुनाव में पूर्ण रूप से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो इसको भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है कि ईवीएम का पूर्ण रूप से जो पहला आम चुनाव हुआ था वो था 2004 के इलेक्शन में। 2004 का जो पहला आम चुनाव था उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था पूरे देश भर में। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का अनिवार्य रूप से उपयोग किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के चुनाव आयोग को स्वतंत्रता और शक्तियां दी गई हैं? अनुच्छेद 324। इसको याद रखेंगे, ये सवाल 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार एक साथ चुनाव कब कराए गए थे? 1947, 1952, 1967, 1989। तो देखिए, भारत में पहली बार एक साथ चुनाव पहले आम चुनाव में ही कराए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे पहली बार सरकारें बनी थी, पहली बार सब कुछ हो रहा था। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह पे 1952 में एक साथ चुनाव कराए गए थे। भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल जो विरोधी कानून था वो लागू किया गया आपका 1985 में। ठीक है, और ये संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको कहा जाता है 52वां संवैधानिक संशोधन 1985। और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया जिससे दल बदल करने वाले विधायकों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। भारत में लोकतंत्र की बहाली का तात्पर्य मुख्यतः किस अवधि से है? रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। 1947 से 1950, 1967 से 71, 1975 से 77, 1977 से 1980। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1977 से 1980, क्योंकि 1975-77 में आपातकाल लागू किया गया था। इसके बाद 1977 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से बहाल हुई। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और भारत में एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली हुई। 1952 के पहले आम चुनावों में कितने राष्ट्रीय दल चुनावी मैदान में थे? 3, 4, 7, 6। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है 7। ठीक है, और ये दल कौन कौन से थे आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, गणतंत्र परिषद और हिंदू महासभा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से हुआ था? प्रत्यक्ष मतदान, एकल संक्रमणीय
मत पद्धति, प्रथम आगत प्रथम सेवा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक रूप है। अगला सवाल लेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता देने वाला प्रमुख निर्णय कौन सा था? 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना, 1989 में बहुसदस्यीय आयोग की रचना, 1993 में चुनाव आयोग के पुनर्गठन का निर्णय, 2002 में चुनाव आयोग की शक्तियों का विस्तार, या फिर पांचवा विकल्प होगा। तो यहाँ पर पांचवा विकल्प ही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा निर्णय ऐसे थे जिसने चुनाव आयोग को सशक्त बनाया। 1950 में सबसे पहला तो चुनाव आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई इसकी। फिर 1989 में बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया, फिर 1993 में पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इस तरह से इसकी स्वतंत्रता बढ़ती गई और ये एक ऐसा सशक्त स्वायत्त संस्था के रूप में उभरा जिसने पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय किस अदालत ने दिया था? वह अदालत था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को अवैध घोषित किया था, जिससे आपातकाल लागू हुआ। अगला सवाल है, भारतीय चुनावों में प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा सबसे पहले किस वर्ग को दी गई? प्रॉक्सी वोटिंग आप लोगों को पता ही होगा। प्रॉक्सी वोटिंग, तो ये सुविधा सबसे पहले किस वर्ग को दी गई थी? प्रवासी भारतीय नागरिक, सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी, उच्च शिक्षित मतदाता। तो सेना के जवान वो लोग थे, है ना। भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के जवानों को सबसे पहले प्रॉक्सी वोटिंग यानी कि 1960 के दशक में यह सुविधा दी गई थी। भारतीय संविधान में चुनाव सुधारों से संबंधित पहला बड़ा संशोधन कौन सा था? 19वां संशोधन, 35वां, 42वां, 61वां, या फिर पांचवा विकल्प? क्योंकि भारतीय संविधान में चुनाव सुधार से संबंधित जो सबसे बड़ा संशोधन पहला हुआ था वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन, और ये 1988 में हुआ था। और आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन इस संशोधन के बाद मतदान की आयु 18 वर्ष की गई, जिसके कारण जो है करोड़ों की संख्या में मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था और ये 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको 1989 भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई, जो प्रमुख चुनाव सुधार था। 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? आपातकाल, विपक्षी दलों का एकीकरण, भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक मंदी। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक से अधिक है, क्योंकि 1975-77 में आपातकाल लागू किया गया, फिर विपक्षी दल एकजुट हो गए जिससे जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ और सरकार की नीतियों के कारण कांग्रेस को पहली बार केंद्र में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय चुनावों में सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर सबसे पहले कब लगाया गया था? सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर वही कानून है जिसके तहत चुनावी खर्च की सीमा तय की जाती है और ये 1969 में लागू किया गया था ताकि धन बल के दुरुपयोग को रोका जा सके। आखिरी सवाल लेंगे, भारतीय चुनावों में वीवीपैट का उपयोग पहली बार कब किया गया? तो 2004, 2010, 2013, 2019। वीवीपैट का सबसे पहली बार प्रयोग 2019 में किया गया, जब पूरे देश भर में वीवीपैट का उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल कह रहा है कि भारतीय चुनावों में वीवीपैट का उपयोग पहली बार कब किया गया। तो देखिए, एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि वीवीपैट का अगर पहला आम चुनाव पूछे, पहला आम चुनाव जिसमें पूरे देश में लागू किया गया तो वो था 2019 का आम चुनाव। लेकिन अगर पूछे कि पहली बार किसी भी चुनाव में पहला वो कौन सा चुनाव था जहाँ पे वीवीपैट का प्रयोग किया गया,
भारत के अंदर, तो वो है 2013। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको इस पे ध्यान रखना है। 2013 में नागालैंड में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नाक्सेन नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ के उपचुनाव में वीवीपैट का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। फिर 2019 के आम चुनाव में पूरे देश में इसको लागू किया गया था। तो इस तरह से 60 प्रश्नों का आप लोगों ने भी एनालिसिस देखा है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के क्लासेस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।